प्रदेश की धामी सरकार ने 1 साल अपना पूरा कर लिया है और पिछले दिनों इधर कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा हाँ कि हमने प्रदेश के अंदर तमाम तरह के, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इन तम पर हमने बड़ी बड़ी सख्त कार्रवाई की है। मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी धामी सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए राज्य की या धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि घोषित किया गया। धामी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय जो उनकी प्राथमिकताएं थी, आज वो प्राथमिकताएं कहीं नहीं दिखती। धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे पिछले सरकार कार्यकाल में, उन्होंने और उनकी सरकार की पूर्ववर्ती सरकारों ने 20,000 से लेकर 24,000 राज्य की सरकारों में सरकारी रिक्त पदों की संख्या बताई थी और चुनाव में कहा था हमें अपना मैंडेट दीजिए, अपना विश्वास दीजिए, हम इन पदों को भरेंगे। उससे पिछले 5 सालों में राज्य की सरकार ने, भाजपा सरकार ने प्रदेश में एक भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं की। जब परीक्षा नहीं की तो किसी नए नौजवान को रोज़गार मिलने का तो प्रश्न नहीं होता था। लेकिन नई सरकार के लिए जब मैंडेट मांगते हुए ये तमाम बातें की गई कि हम जो रिक्त सरकारी पद हैं उनको हम एक टाइम फ्रेम में पूरा करेंगे, हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम पर्वतीय क्षेत्रों से हो रही लगातार पलायन पर हम आवश्यक कार्रवाई करके परिस्थितियां पैदा करेंगे कि पलायन की नौबत न आए। नौजवानों, किसानों, महिलाओं की उन्नति की बात की थी, शिक्षा के स्तर पर सुधार की बात कही गई थी। आखिर वो तमाम जो सरोकार थे, जनता के सवाल थे, उन सब पर जनता से विश्वास देने की अपील की गई थी। लेकिन इन पिछले 1 सालों में राज्य में नई नौकरियों का तो प्रश्न नहीं होता है। जो पुरानी परीक्षाओं की नौकरियों में जो भ्रष्टाचार हुआ, कई छोटे छोटे प्याले गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसका प्रश्न आज तक भी नहीं मिला कि हाकिम सिंह का आखिर हाकिम कौन था जिसने सरकारी परीक्षा तंत्र के अंदर घुस करके, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाएं हों, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, उनके प्रश्न पत्र को को आउट करके लाखों करोड़ रुपए के वारे न्यारे किए गए। छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार किया गया, कहीं होमगार्ड, कहीं छोटा क्लर्क, कहीं छोटा अधिकारी, लेकिन उनको वास्तविक रूप से जो नौकरशाही और जो राजनेता इस पूरे गिरोह तंत्र को संरक्षण दे रहे थे, उस पर धामी सरकार खामोश रही या उनको बचाने की कोशिश करते रही। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन, कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम सामाजिक संगठन लगातार सरकार से मांग करते रहे, पहले परीक्षा तंत्र के अंदर इन जो काली भेड़ें हैं इनको आउट करो, तभी लोगों का विश्वास जगेगा।
इस पूरे मामले में अगर सरकार ईमानदार है, दामी ईमानदार है, तो इस पूरे घोटालों की चाहे वो अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उनकी जांच उच्च न्यायालय के सुपरविजन में उनकी निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा की जाए, जिससे कि असली दोषियों को पता कर उनको सजा मिले और भविष्य में इस तरह की हरकत करने की कोई भी हिम्मत न कर सके। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अगर हम ये बहाना करते हुए कि अगर हम सीबीआई को जांच देंगे तो परीक्षाएं रुक जाएंगी, जब ऐसी स्थिति में मणिपुर में ही भाजपा की सरकार थी, वहाँ भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हुए थे, वहाँ की सरकार ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा, लेकिन दामी सरकार ने आज तक अभी बेरोजगार संकट के लिए पूरे 1 महीने का समय इनको दिया है, नहीं तो आगे के आंदोलन के उग्र आंदोलन की बात उन्होंने कही है कि दामी सरकार इसकी पूरी की सीबीआई की जांच करे। दामी सरकार की वहाँ नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और चयन आयोग में जो परीक्षाएं, जो पद रिक्त पड़े हैं, वो कैसे भरे जाएंगे बिना उन पर काली भीड़ों को चिन्हित किए हुए, दंडित किए हुए, उस तंत्र को ध्वस्त करे हुए नौजवान को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि नया जो परीक्षा परिणाम आएगा वो स्वस्थ होगा। उस ओर दामी सरकार ने अभी भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, ना कोई अभी कोई कैलेंडर जारी किया है कि कब कब परीक्षाएं होंगी। राज्य के विभिन्न विभाग में जो रिक्त पड़े पद हैं, उनकी तिथियां, उनके चुनाव के परिणाम की संभावित तिथियां, लोगों को रोजगार कब मिलेगा उनकी संभावित तिथियां, सरकार इन सब पर अभी भी मौन है। पलायन आयोग की रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन राज्य के अंदर पलायन कैसे रुकेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों को, राज्य के अंदर से राज्य के बाहरी क्षेत्रों को, राज्य के ग्रामीण या पर्वतीय अंचल से शहरी क्षेत्रों को या राज्य के तराई अंचल को। इस पर सरकार ने ना पलायन आयोग ने कोई ठोस रणनीति बनाई है। महंगाई चरम पर है, उस ओर राज्य की जनता को किस तरह से राहत देंगे, इस ओर कोई राज्य की सरकार का ध्यान नहीं। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और आए दिन उस पूरी यात्रा में जो हमारे तीर्थयात्री हैं किस तरह की अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं, किस तरह की लूट का शिकार हो रहे हैं। आए दिन उनके वीडियो के माध्यम से राज्य की जनता और देश को राज्य की सरकार की तमाम हकीकतों का खुलासा होता है। राज्य के शिक्षा तंत्र में किस तरह का भ्रष्टाचार है, परीक्षाओं ने परिणाम ने उस ओर भी इशारा है कि राज्य के तथाकथित आदर्श अटल विद्यालयों का परीक्षाफल और अन्य विद्यालयों का परीक्षाफल में कितना अंतर है। जिनको हमने अटल आदर्श विद्यालय के नाम से राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारा परीक्षा तंत्र और मजबूत होगा, परिणाम और सार्थक निकलेंगे, गुणवत्तापूर्ण होंगे, उनके रिजल्ट ने राज्य के नौजवानों की, विद्यार्थियों की और अभिभावकों को निराश किया है। राज्य के अंदर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं। कहीं गाड़ी में, कहीं टैक्सी में, कहीं सड़क में खबरें आती हैं कि गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कहीं पर सड़क से अस्पताल तक आते आते महिला ने दम तोड़ दिया।
कहीं पिछले 1 सालों के अंदर लोगों ने देखा कि लोग सुदूर ग्रामीण अंचल से अपने कंधों पर डोली पर किस तरह से लोगों को अस्पताल तक ले जा रहे हैं। इन अव्यवस्थाओं की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज को खोलने की घोषणा करी। पिथौरागढ़ में कहा हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, सुचारू कर रहे हैं। वहाँ स्थायी स्टाफ की नियुक्ति हो, अच्छे डॉक्टर प्राध्यापक वहाँ पर आए। उसकी जगह अचानक अल्मोड़े के स्टाफ को पिथौरागढ़ भेज दिया गया। जब विरोध हुआ फिर इधर आए। ये तमाम तरह की अव्यवस्थाओं से राज्य भरपाई है। भ्रष्टाचार का आए दिन राज्य की परिवहन व्यवस्था दम तोड़ रही है। उस पर उसके दूरगामी सुधार पर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी का नियुक्तियों का सवाल हो, इस पर कोई भी ठोस की रणनीति अभी तक धामी सरकार की इस कहीं नहीं देखी। धाकड़ धामी जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन है। राज्य के अंदर जो हमारी खनिज संपदाएं हैं, नदियां हैं, उनकी लूट होते हुए देखी। और आज तो एक आम खबर है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, उचित बोली दीजिए, उचित दक्षिणा दीजिए, आप जिस नदी को लूटना चाहें लूट लीजिए। जहाँ खड़ या जहाँ खेतों को नष्ट करना चाहे कीजिए। वैध से लेकर अवैध तंत्र तक को पनपाया जा रहा है। तो एक किस्म से राज्य अव्यवस्थाओं का शिकार बन रहा है, लेकिन वहाँ पर धामी सरकार हमला नहीं कर रही। धामी सरकार जब अपनी इन वास्तविक समस्याओं से लोगों को निजात नहीं दे पा रही है, हल नहीं कर पा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के उसी विभाजन एजेंडे को लेकर के जनता के जनमानस को भ्रष्ट करना क्या रोज न एक नई आदत। राज्य की मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी से लोगों को निजात पले, राज्य की सड़कें व्यवस्थित हों, जो इससे राज्य के अंदर हर साल लाखों जो पर्यटक आ रहा है और राज्य में आए, राज्य की प्रगति में अपना आर्थिक में अपना अंश योगदान दे। उस ओर धोमी सरकार ध्यान नहीं है। कभी एक समय लव जिहाद सबसे ज़्यादा था, किस तरह से धार्मिक मानसिकता एक वर्ग को अलग थलग करने की कोशिश की। आजकल लैंड जिहाद चल रहा है। धामी सरकार आरएसएस करी, हम कोई किसी भी जो वन भूमि में अवैध निर्माण कार्य है मजा रहे हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अभी तक धामी सरकार ने ये नहीं बताया कि इस राज्य की कितनी जमीनों पर किन किन संस्थाओं के द्वारा, किन किन धार्मिक संस्थाओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण गलत है, उसको हटाया जाना चाहिए, इसको सब मानते हैं। लेकिन इस अतिक्रमण हटा के नाम पर एक विशेष धर्म समुदाय को चिन्हित करना, उनको इस तरह से व्यवस्था का एक साजिश के तहत ये लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने मांग भी की, आप अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन राज्य की जनता को बताइए तो कि राज्य में कहाँ कहाँ पर भूमि पर किन किन धार्मिक समुदायों के द्वारा अतिक्रमण किया है, उनकी संख्या बताइए। सिर्फ वन विभाग की क्यों, पीडब्ल्यूडी या जहाँ भी सार्वजनिक समुदाय अवैध किसी के द्वारा हो, किसी भी धर्म समुदाय के द्वारा, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आप एक धार्मिक अनुवाद करके अपने ही राज्य के जनता के एक वर्ग को अलग थलग करके उसको क्या कहते हैं, अतिक्रमणकारी, आतंकवादी बना करके शेष लोगों के दिमागों में जहर घोलना चाहते हैं। यही आपके द्वारा हो रहा है। तो इसको जनता को, हम सबको समझना पड़ता। जब आपके अंदर की बात होती है,
लेकिन जो विभिन्न वर्ग है, नौजवान की बातों को आप नहीं सुनेंगे। वो सीबीआई की जांच की है, उसको आप नहीं सुनेंगे। नई नौकरियों को आप नहीं सुनेंगे। आप कृषि क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार के नए अवसरों को कैसे पैदा किया जाए, उसको नहीं आप सुनेंगे। रोजगार सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं है, 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। सरकारी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनको ईमानदारी से भरा जाए। जो नौजवान है उनको भरोसा दिलाइए कि हाँ, आप मेरिट के आधार पर, आप योग्यता के आधार पर, आप ईमानदारी के बल पर सरकारी सेवाओं में प्रवेश में पाएंगे। सरकारें कभी कटिबद्ध है, समयबद्ध उनको निकालिए। सरकारी सेवाएं समयबद्ध निकलेंगी तो सामान्य वर्गों को भी और आरक्षित वर्ग को भी लाभ होगा, क्योंकि अन्य जगह तो आरक्षण है नहीं, मात्र सरकारी सेवाओं में है। उसके अलावा निजी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर इस राज्य में अधिक से अधिक पैदा करने की स्थिति, उस ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि के संबंधित बहुत से एलिड एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर नए रोजगार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। ग्रामीण कृषि और पर्वतीय कृषि को में पलायन को कैसा रोका जा सकता है, इसकी कोई इस और की कोई नीति अभी तक 1 साल के अंदर धामी सरकार की नहीं आई। स्वरोजगार के क्षेत्र में कैसे हम लोगों को मदद करते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। कोविड का दौर है, लाखों लोग, 7-8 लाख लोग देश के से अपने राज्य को इसी उम्मीद से लौटे थे कि अब हमारे राज्य के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो हम यही रोजगार के पैदा करें। बहुत से लोगों ने, नौजवानों ने हिम्मत भी की। आज उसमें 90% नौजवान अपने राज्य को, अपनी धरती को छोड़ करके फिर देश के विभिन्न कोनों में जाने के लिए बाध्य हुए। जब यहाँ नहीं मिलेगा तो वो देश के अलग अलग कोने में जाएंगे। ये बड़ा अजीब सा धामी सरकार का राज्य है कि इस राज्य के अंदर जो यहाँ का निवासी है वो प्रवासी बन के दूसरे राज्यों में विभिन्न तरह की नौकरियाँ करने जाता है। वहाँ उन किन परिस्थितियों में नौकरियाँ करता है, उनके साथ किस तरह के अनाचार का श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए। आपने कभी इस संदर्भ में कोई एक्सरसाइज नहीं की, ईश्वर नहीं देखा कि अपने राज्य से बाहर जो नौजवान जा रहे हैं उनके हितों को हम कैसे नौकरी कर संरक्षण दे सकें। हमारे इस राज्य से बाहर देश के भिन्न अंचलों से लेकर विदेशों में भी और इवन गल्फ कंट्रियों में हमारा उत्तराखंड का बहुत सा बड़ा नौजवान रोजगार की तलाश में उन धरतियों में जा रहा। वहाँ के लोग आत्मसात कर रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन में आगे टिका रहे हैं। हमारे बहुत से कल्चरल ग्रुप्स हर साल उनके बीच में उत्तराखंड के समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इस राज्य के अंदर हम जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये धामी सरकार के राज्य की विभाजनकारी ताकतों को, विभाजन के सिद्धांत को बढ़ाने, संरक्षण दे रही। अलग अलग समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में आए दिन अत्याचार बढ़ा। अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है वो तो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को, दलितों, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार उत्पीड़न में मेरे ख्याल से अगर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस घटना हो रही वो चंपावत में है। अभी 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर सारी मीडिया में खबर चाहिए कि एक दलित युवती की हत्या कर दी गई। दोनों में पहले प्रेम प्रसंग था। युवती दलित वर्ग की थी और जब उसने शादी के लिए कहा तो उसके द्वारा जिसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये लव जिहाद नहीं है? क्या ऐसे तत्वों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिनका वो गृह जनपद है, जिनकी वो अपनी विधानसभा क्षेत्र है, इस तरह की घटना की निंदनीय नहीं करना चाहिए था? ये लगातार हो रहा है।
उससे पहले भोजन माता उसी चंपावत जिले विधानसभा क्षेत्र में, जो बच्चे 5-6 दिनों से रोज़ भोजन माता के हाथ का भोजन अचानक एक दिन बहिष्कार करने लग जाते हैं। आखिर वो जहर किसने फैलाया? अल्मोड़े में जगदीश, 2 युवक और युवतियाँ, एक सामान्य और एक दलित, साथ साथ चलने का पैसा है, जगदीश की हत्या कर दी जाती है। अभी पिथौरागढ़ का उदाहरण है, चमोली में पिंकी की हत्या कर दी कि उत्तरकाशी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म। प्रदेश के मुख्यमंत्री खामोश रहे, इन घटनाओं की निंदाएं नहीं की, इन पीड़ित परिवारों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति न सरकार ने दिखाई, न तथाकथित भाजपा के नेतृत्व के द्वारा इन घटनाओं को निंदा की, जो कहते हैं हम सब समान हैं, सब हिंदू हैं। तो मैं राज्य की जनता से सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक बार फिर ये सरकार आप और हमारी जनभावना का दोहन करके समाज को विभाजनकारी विचारधारा से हमारे दिमागों में जहर भरना चाहती है। और वो जो सवाल है, जो रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है, महंगाई को लगाम लगाने का सवाल है, टूरिस्ट जैसा ये प्रदेश है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूजे उन्हीं के क्षेत्र में हल्द्वानी से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुंशियारी की सड़क किस बदहाल स्थिति में है। आगे बगल में हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के मुकाबले में आखिर क्यों अच्छा है? डबल इंजन की सरकार आप कहते थे बनाइए, पिछली बार तो वहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। इसी एक ही राज्य में अलग अलग तरह की नीतियाँ सरकार की क्यों है? जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हो सकते हैं, उत्तराखंड में 2 एम्स क्यों नहीं हो सकते? आखिर मुख्यमंत्री रोज़ हफ्ते में 1 दिन दिल्ली जाते हैं, क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारी टनकपुर से बागेश्वर की रेल मार्ग कब बनेगी? सर्वे तो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और टनकपुर बागेश्वर का एक साथ हुआ, दोनों को एक साथ मंजूरी मिली। सिर्फ उन्हीं को नहीं, रामनगर से चौखुटिया रेल मार्ग को मंजूरी मिली, टनकपुर से जौलजीबी रेल मार्ग को मंजूरी मिली, सर्वे पूरा हुआ, उस पर राज्य के मुख्यमंत्री खामोश हैं। दिल्ली दरबार में कोई प्रधानमंत्री से नहीं कहते। टनकपुर से जौलजीबी की सड़क जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने स्वीकृत की थी, 850 करोड़ का बजट लिया था पिछले 8 सालों में, और अब 2 साल तो 1.5 साल लगभग धामी को ही हो गया, 1 साल नया कार्यकाल का हो गया, 2-3 महीने पुराने काल को लगा लें। ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से सड़क जा रही थी, सब कुछ मंजूर था, लेकिन पिछले 8 सालों में 1 किलोमीटर सड़क आगे नहीं बढ़ी, जो राज्य के पर्यटन के साथ साथ और सुदूर कुमाऊं अंचल के पिथौरागढ़ जनपद के, चाहे धारचूला क्षेत्र, मुंशियारी क्षेत्र के किसानों के लिए पर्यटन के हिसाब से एक नए युग की शुरुआत करता। साहसिक खेलों के लिए एक नए क्षेत्र की तलाश था, उस पर धामी सरकार मौन है। खनन के नाम पर राज्य में लूट है, बोलियां लगी हैं, नदियों की बोलियां हैं, जमीन की बोलियां लगी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राज्य के लोगों को, हमारे लोगों को, उत्तराखंड की जनता को इस भाजपा सरकार के जो देवभूमि के नाम पर हमारी धार्मिक भावना का दोहन तो करना चाहती है, लेकिन जो देव है भूमि है, जो सबके साथ न्याय करते हैं, और ये उत्तराखंड की देवभूमि तो भारत के सभी लोगों की देवभूमि है। हिंदुओं की हमारी 4 अगर तीर्थ स्थल यहाँ पर है, 4 धाम पर है, तो सिखों का सबसे पवित्र स्थलों में एक हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, नानक मक्ता रीटा साहिब यहाँ पर है। इस्लाम को मानने वाले देश और दुनिया के करोड़ों की आस्था का केंद्र इसी हमारी क्षेत्र में, कलियर पिरान भी इसी हमारे उत्तराखंड राज्य में है। तो देवभूमि में आस्थाओं में कमी नहीं है,
लेकिन ये आस्थाओं को बांट करके, राज्य की जनता को बांट करके अपने स्वार्थों की पूरी करना चाहते हैं। और आज समय आ चुका है कि इस तरह की विभाजनकारी सरकार के खिलाफ, धामी सरकार के खिलाफ हमको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी ज़रूरत है, अभी सिविल नागरिक संहिता नहीं है, हमारी ज़रूरत है धर्मांतरण कानून नहीं है। भारत का संविधान हर किसी को अपने धर्म को मानने की या धर्म को न मानने की या नए धर्म को ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता देता है। आप धर्म को मानिए, धर्म पर विश्वास कीजिए। इसको राज्य का काम है आपकी आस्थाओं को प्रोटेक्ट करना। राज्य का ये भी काम है जो किसी आस्था, किसी धर्म पे नहीं, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं है, उसके विश्वास की भी रक्षा करना। ये राज्य का काम है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा धामी सरकार यहाँ भी विभेद कर रही है। अगर अतिक्रमण हो रहा है सरकारी भूमि पर, वो किसी भी द्वारा हो रहा है, किसी भी धार्मिक समुदाय के द्वारा है, उन तमाम अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, न कि एक समुदाय को चित्रित करके एक फिर नए धार्मिक उन्माद को पैदा करने की जो कोशिश हो रही है। ये सारी कोशिशें आने वाली लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ये हो रही है कि जिससे आप पूछ न सकें कि हमारी नौकरियों का कहा, ना मोदी से पूछ सकें, ना धामी से पूछ सकें कि भाई लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की जो बात करने वाले थे, जो काले धन पर अंकुश लगाने वाले थे, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाले थे, जो किसानों की आय को दूना करने वाले थे, बेरोज़गार हाथों को न्याय करने वाले थे, जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ को नारा देने वाले बेटियों के साथ न्याय करने वाले थे, इन सवालों पर उनसे कोई प्रश्न पूछ करके सिर्फ धार्मिक उन्माद के नाम पर हम इनके को और मजबूत करते रहें। असली खेल ये है, इसको समझने की ज़रूरत है। इन्हीं के साथ एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।